Namaskar, welcome to our channel. In this video, we will be discussing problems of NCERT and our topic is integrals. इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7.2 के पहले 20 प्रॉब्लम का डिस्कशन करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग रिमेनिंग प्रॉब्लम का डिस्कशन करेंगे। और ये जो हमारा टॉपिक है वो है इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन। इसका मतलब हम लोग इसमें सब्सटीट्यूशन के थ्रू इंटीग्रेशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा आज का पहला प्रॉब्लम है। तो इसको अगर हम इंटीग्रेशन के साथ अगर लिखें तो ये प्रॉब्लम कुछ ऐसा दिखेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। हम क्या सपोज करते हैं, लेट y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा डी वाई इज इक्वल टू, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो ऐसे भी सोच सकते हैं डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x या डी वाई इज इक्वल टू 2x dx। अब यहाँ पे हमारे पास 2x और dx पहले से अवेलेबल है, तो इसको हम अगर रीराइट करेंगे तो ये सिंपली dy हो जाएगा और नीचे में y हो जाएगा। हम लोग सीखे हैं इंटीग्रेशन ऑफ x dx इज इक्वल टू ln mod x, या इसी को हम लोग log mod x लिखेंगे। ये चीज़ अंडरस्टूड है कि जब भी कैलकुलस में log अगर वर्ड log यूज अगर होता है तो उसका मतलब हमेशा इनवेरिएबली log टू द बेस e होता है, जिसको हम लोग नेचुरल बेस बोलते हैं और उसी को हम ln से भी लिखते हैं। अगर यही चीज़ हम अलजेब्रा में अगर देखेंगे तो log का बाय डिफ़ॉल्ट बेस 10 होता है, तो अगर वहाँ अगर log लिखा हुआ है तो हम 10 बेस को रेफर करेंगे। और अगर कैलकुलस में log लिखा हुआ और बेस लिख दिया तो अच्छी बात है, नहीं लिखा तो पे भी अंडरस्टूड है कि ये ई बेस के लिए ही बात कर रहा है। तो ln लिखना ज़्यादा अच्छा माना जाता है, चूँकि एनसीईआरटी में log को ही फॉलो करता है, तो हम लोग log ही लिखेंगे। लेकिन ये हमारे मतलब अनकॉन्शियसली हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि इसमें बेस ई है। अब इसको अगर लिखेंगे तो हो जाएगा log mod x, यानी सॉरी यहाँ y है तो mod y प्लस 1। अब एक चीज़ देखिए, ये mod की आदत log mod 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये हो गया हमारा आंसर। मॉड लिखने की आदत आप हमेशा डाल लीजिए। कुछ प्रॉब्लम के आंसर में आपको मॉड नहीं दिखेगा, जैसे कि इस केस में भी अगर आप आंसर देखिएगा तो वहाँ पे log 1 प्लस एक्स स्क्वायर सी लिखा रहेगा। और इसका सिंपल रीजन है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स के सारे रियल वैल्यू के लिए, यानी एक्स अगर रियल होगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा। लेकिन जब हमारा x ये वाला टर्म पॉजिटिव नहीं होगा, उस केस में लॉग देना, मॉड देना मैंडेटरी है। हम यहाँ पे इंसिस्ट इसलिए कर रहे हैं मॉड देने का कि आपको आदत हो जाएगी। आप इसमें भी अगर मॉड लगाते हैं तो वो गलत नहीं माना जाएगा, वो सही ही है। बस आप ज़्यादा सही होइएगा और ज़्यादा सही नहीं, आप दूसरे केस में जहाँ पे मॉड लगाना चाहिए वहाँ पे आप लापरवाही नहीं कीजिएगा और गलती नहीं होगा। तो हम इंसिस्ट करेंगे कि आप लॉग के साथ हमेशा मॉड लगाइए, चाहे अंदर का क्वांटिटी पॉजिटिव हो या नहीं हो। पॉजिटिव होगा तो वेल एंड गुड, आप नहीं भी लगाते तो चलता, लेकिन अगर निगेटिव होगा उसमें अगर आप मिस कीजिएगा तो वो गलत माना जाएगा। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। इसको हम लोग इंटीग्रेशन के फॉर्म में अगर लिखें तो ये हो जाएगा log x का होल स्क्वायर और नीचे में x। हम क्या करते हैं, लेट y इज इक्वल टू log x, तो dy क्या हो जाएगा 1 अपॉन x dx। अब इस चीज को अगर हम यहाँ, ये जब भी लिखा रहेगा तो इसको डेरिवेटिव के साथ लिखा रहेगा, यहाँ भी डेरिवेटिव लिखा हुआ है। जब भी हम इंटीग्रल इंडेफिनिट इंटीग्रेशन लिख रहे हैं तो उसमें हमारा इसका डेरिवेटिव साथ में रहेगा, इसके बिना ये कंप्लीट नहीं माना जाएगा। अब हमारे पास dx अपॉन x क्या निकला है, dy निकला है, तो हम लिखेंगे dy, और यहाँ पे y का स्क्वायर तो हम लिख देंगे वाई स्क्वायर। इसको अगर थोड़ा सा हम हटा के लिखें तो ऐसे, अब इसको लिखेंगे तो हमको पता है कि x टू दी पावर n dx जो होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो इसी चीज को अगर देखें तो y का पावर टू प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 प्लस सी, यानी कि 1 अपॉन 3
वाई क्यूब प्लस सी। अब हमारा वाई क्या है, लॉग एक्स है, तो 1/3 और ब्रैकेट ले लेंगे लॉग एक्स इसका पावर क्यूब प्लस सी। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। इसमें थोड़ा सा हम इसको रीराइट करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं x और 1 प्लस लॉग एक्स। ऐसे देखने में थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन जब हम ऐसे लिखेंगे तो हमको दिख जाएगा कि इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 1/x आ जाएगा। अब हम इंटीग्रेशन के फॉर्मेट में लिखेंगे इसको, तो x और 1 ब्रैकेट 1 प्लस लॉग एक्स। हम क्या करते हैं, लेट y इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग एक्स। इसको डेरिवेटिव अगर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/x और इधर dx, ये इधर कहीं dx को हम इधर ले गए हैं, तो dx/x जो हो गया और यहाँ पे dx है, तो इस dx/x जो है वो हो गया dy, और हमारे पास क्या है ये टर्म है, इसको हम लोग लिख सकते हैं y यानी कि 1/y। तो इसको जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा log mod y प्लस सी। ये हमको आदत डालना है log के साथ mod लिखने की, log mod 1 प्लस log x प्लस सी। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। इसको भी हम थोड़ा सा अगर आराम से देखें तो ये cos x है, यहाँ पे sin x दिया हुआ है। हम क्या करते हैं, लेट y इज इक्वल टू cos x। इसको पहले इंटीग्रेशन के फॉर्मेट में लिख लेते हैं, sin x और sin ऑफ cos x dx। इसका अगर डेरिवेटिव लेते हैं तो cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, माइनस साइन एक्स dx। यहाँ पे sin x है और dx है, तो माइनस को हम क्या करते हैं इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा sin x dx। जैसा हमारे पास अवेलेबल रहेगा इंटीग्रांड में, हूबहू वैसा टर्म हम ले आएंगे, और जो भी कांस्टेंट या निगेटिव रहेगा उस टर्म को हम लोग y के साथ रख लेंगे। इससे थोड़ा सहूलियत होता है। अब हम इसको यहाँ पे इस टर्म को सब्सटीट्यूट करेंगे तो माइनस dy आएगा, माइनस को हम लोग बाहर रखते हैं और dy ले लेते हैं, और इस टर्म को अगर देखें तो साइन और cos x के जगह पे y है, तो ये साइन y। अब हमें पता है साइन x का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस cos x प्लस सी होता है। यहाँ पे अगर हम डालें तो माइनस, और इसका क्या हो जाएगा माइनस cos y प्लस सी। ये माइनस से ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो cos y प्लस सी, y हमारा cos x है, तो cos ऑफ cos x प्लस सी, ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। इसको हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, लेकिन एक तरीका जो है वो हमारा ज़्यादा आसान है, तो हम लोग पहले उसको फॉलो कर लेंगे, और दूसरा तरीका हम सजेस्ट कर देंगे और आप खुद से ट्राई करके देखिएगा, और आप तब जाके आपको पता चलेगा दोनों में डिफरेंस, कि पहला तरीका दूसरा तरीका पहले तरीके से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड या कम्बरसम है, तो हम उसको नहीं फॉलो करेंगे। एक सिंपल सा देख लीजिए, अगर हम मान लेते हैं लेट y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस वी। इससे भी पहले ये थोड़ा आगे हो गया, इससे पहले हम क्या कर लेते हैं, पहले हम एक फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का लगाते हैं। यहाँ पे दिख रहा है साइन एक्स और कॉस एक्स जैसा, मतलब साइन एक जैसा टर्म ये, तो देखिए साइन 2 थीटा जो होता है वो होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे हमको साइन थीटा और कॉस थीटा दिख रहा है। अगर हम इसको पहले इंटीग्रेशन के फॉर्मेट में ले लेते हैं, साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी और डी एक्स, जिस टर्म का जो वेरिएबल रहता है वैसा उसी का डेरिवेटिव हम लोग ले लेते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स। इसको जब हम करेंगे तो ये दो टर्म सिकुड़ के क्या हो जाएगा साइन 2x, यानी साइन 2 थीटा हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं साइन 2, और जो थीटा के जगह पे जो चीज़ रहेगा उसको हम लोग लिख देंगे, और ये dx। अब हम क्या करते हैं, लेट y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, तो dy क्या हो जाएगा a dx, 1/a dy, ये हो जाएगा dx। तो dx को हम लोग लिख सकते हैं 1/a dy। तो पहले से हमारे पास 1/2 है और एक a आ जाएगा,
और इस टर्म को देखें तो ये हो जाएगा साइन टू वाई और फिर डी वाई। अब हमको पता है साइन एक्स का तो इंटीग्रेशन पता ही है, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। इसी तरीके से साइन अगर 2x है, इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस कॉस 2x, और x के साथ जो मल्टीप्लाइड होता है वो डिवाइड हो जाता है। या इसको अगर हम चाहें तो कोई नया z इज इक्वल टू 2x मान लें, और फिर से इसको जब हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो वो दिख जाएगा कि 2 से डिवाइड हो रहा है। लेकिन चूंकि ये इतना सिंपल है कि इसको हम लोग डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिखेंगे 1/2a, और साइन 2x को लिखेंगे कॉस, साइन 2y को लिखेंगे कॉस 2y, और इसमें माइनस आ जाएगा और डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी। ठीक है, इसको लिखेंगे तो हो जाएगा -1/4a, और कॉस 2 इसको लिखेंगे 2, और ax प्लस b और प्लस सी, क्योंकि ये हमारा फाइनल रिजल्ट। जब भी हमारा प्रॉब्लम जिस वेरिएबल में रहेगा, रिजल्ट भी उसी वेरिएबल में रहना चाहिए। प्रॉब्लम जिस वेरिएबल में रहेगा, रिजल्ट भी हमारा उसी वेरिएबल के फॉर्मेट में रहना चाहिए। बीच में हम लोग जो भी सब्स्टिट्यूशन करे हैं उसको वापस रीसब्स्टिट्यूट करके हम लोग ओरिजिनल फॉर्म में ले आएंगे, तभी हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट माना जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसको देखें तो ये एकदम सिंपल सा है, लेट y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, तो डी वाई हो जाएगा ए डी एक्स, इसको लिखेंगे तो हो जाएगा 1/a dy इज इक्वल टू डी एक्स। इसको हम इंटीग्रेशन के फॉर्मेट में लिखें तो ये ऐसे हो जाएगा dx। इसमें से हम लोग क्या करते हैं, dx के जगह पे 1/a, और ये टर्म हो गया √y dy। √y को हम लोग लिख सकते हैं y का पावर 1/2, तो इसको हम लोग लिखेंगे 1/a, और इंटीग्रेशन y का पावर 1/2 dy, तो ये हो जाएगा 1/a, और y का पावर 1/2 प्लस 1, और डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1 प्लस सी, तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा क्या 1/a, और ये 2 ऊपर में चला जाएगा, 3 नीचे, और y का पावर 3/2 प्लस सी, तो ये हो जाएगा 2/3a, और y हमारा क्या है ax प्लस b, और इसका पावर हो जाएगा 3/2 प्लस सी। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। इसमें देखिए प्रॉब्लम में हमको, ये बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, इसमें दिक्कत क्या है, रूट से प्रॉब्लम है, तो जिससे हमको दिक्कत हो जनरली हम उसी को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो हम जैसे यहाँ पे क्या करेंगे, लेट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, तो क्या हो जाएगा dy इज इक्वल टू हो जाएगा dx। अब दिखने में लग रहा है कि कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन फर्क पड़ेगा, x प्लस 2 dx। अब हम क्या करेंगे, इसमें से अगर हम x को निकालें तो x इज इक्वल टू हो जाएगा y माइनस 2, तो हम लोग क्या करते हैं y माइनस 2, और इसको हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा √y, और dx की जगह dy। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा y√y dy माइनस 2, और ये हो जाएगा ये हो जाएगा √y dy। इसको अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा y का पावर 3/2 dy, यहाँ पे y का पावर 1 है, y√y, इसका मतलब y का पावर 1 इंटू y का पावर हाफ, और बचपन में हम लोग पढ़े हैं a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n इज इक्वल टू a टू दी पावर m प्लस n। यानी बेस अगर सेम हो तो मल्टीप्लीकेशन अगर होगा तो सेम बेस का टर्म जो बेस रहेगा वही रहेगा, और पावर ऐड हो जाता है, तो यही चीज़ यहाँ पे हुआ है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 3/2, यही -2 और y का पावर 1/2 dy। अब इसको अगर हम करते हैं तो क्या हो जाएगा, y का पावर 3/2 प्लस 1, x टू दी पावर n का जो हम फॉर्मूला सीखे हैं उसी के अकॉर्डिंग, और नीचे में क्या हो जाएगा 3/2 प्लस 1 -2, और y का पावर 1/2 प्लस 1 और 1/2 प्लस 1 प्लस सी। इसको अगर थोड़ा सा आगे ले चलते हैं तो ये हो जाएगा, ये 3
5/2 प्लस 1 5/2, इसका अपोजिट 2/5 और y का पावर 5/2 माइनस 2 और इसका 2/3 और y का पावर 3/2 प्लस। इसको आगे एक पेज और लेके चलते हैं तो ये हो जाएगा 2/5 y का पावर 5/2 माइनस ये पहले से 2 है और 2/3 तो 4/3, तो हम लिख देंगे 4/3 y का पावर 3/2 प्लस सी। अब हम क्या करेंगे, y का वैल्यू डाल देंगे। y हमारा क्या है एक्चुअल x+2, तो हम लोग लिखेंगे 2/5 x+2 इसका पावर 5/2 माइनस 4/3 और x+2 और इसका पावर 3/2 प्लस सी। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, y फिर से क्या करते हैं, लेट रूट से प्रॉब्लम है तो हम लोग रूट के अंदर के टर्म को y मान लेंगे। y इज इक्वल टू 1 प्लस 2x², तो dy क्या हो जाएगा 4x 2x, इसमें 1 का 0 हो जाएगा, 2 का 2 रहेगा और पावर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर घट जाएगा। ये हम लोग बचपन में सीखे हैं x⁴n dx, तो n(x⁴n-1), यहाँ पे क्या है x² है, तो x² का सिंपली क्या होता है 2x, पावर इधर आ जाता है और एक पावर घटेगा तो 2x आ जाएगा, वही चीज़ हम यहाँ पे लिखे हैं, तो 4x और dx। इसको हम इंटीग्रेशन के फॉर्मेट में लिखें तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2x dx। यहाँ पे x dx ही है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको फिर से लिखेंगे 1/4 dy और x dx। इसका दूसरा उपाय ये भी हो सकता है कि हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें 4 से और ऊपर में 4 वाले टर्म को एक साथ लाके और हम 4x dx कर दें, वो भी सही है, वैसे भी कर सकते हैं या ऐसे कर सकते हैं। तो 1/4 और इस दोनों टर्म से dy और ये वाला टर्म हो गया √y, तो ये √y और ये dy। इसको लिखेंगे तो हो जाएगा 1/4 और y का पावर 1/2 dy। इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो 1/4 इंटीग्रेशन, अब हम इसको तो हटा सकते हैं, y का पावर 1/2 प्लस 1 और 1/2 प्लस 1, 1/4 और ये हो जाएगा 2/3 और y का पावर 3/2 प्लस सी। ऑब्वियसली यहाँ भी सी हम लिख सकते हैं, यहाँ से ये 2 से ये 4 कैंसिल हुआ तो 1/6 y का पावर 3/2 प्लस सी। y हमारा क्या है 1 प्लस 2 x² है, तो हम लोग लिखेंगे 1/6 1 प्लस 2 x² और होल टू दी पावर 3/2 प्लस सी। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। इसमें अगेन सेम टाइप प्रॉब्लम है, हम लोग रूट के अंदर वाले टर्म को y मानेंगे, तो क्या हो जाएगा x² प्लस x प्लस 1 dy करेंगे तो ये 2x, ये हो जाएगा 1 और ये 0 हो जाएगा और इंटू dx। अब इसमें से हम ये दिख नहीं रहा है लेकिन थोड़ा सा अगर 2 कॉमन लेंगे तो ये 2x प्लस 1 आ जाएगा, तो हम पहले इंटीग्रेशन के फॉर्मेट में लिख लेते हैं 4x प्लस 2 इंटीग्रेशन x² प्लस x प्लस 1 dx। इसमें से हम सारे में 2 अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 इंटीग्रेशन x² प्लस x प्लस 1 और dx। 2x प्लस 1 dx हमारे पास यहाँ है, इस टर्म को हम लोग लिख सकते हैं dy, तो हम लोग लिखेंगे dy और रूट वाले सारे टर्म को y और अंडर रूट यानी कि अंडर रूट y, इसको लिखेंगे तो हो जाएगा 2 और इसको लिख सकते हैं y का पावर 1/2 dy, ये हो जाएगा 2 और y का पावर 1/2 प्लस 1 और 1/2 प्लस 1 प्लस सी, तो ये हो जाएगा 2 और इधर हो जाएगा 2/3 3/2 तो उसका उल्टा 2/3 और y का पावर 3/2 प्लस सी। हम लोग क्या करेंगे 4/3 और y हमारा क्या है x² प्लस x प्लस 1 और 3/2 प्लस सी, तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। अब इसमें थोड़ा दिखने में कंफ्यूजिंग लग रहा है लेकिन हम इसको एक बार जब रीराइट करेंगे तो अपने आप ये बहुत ही सिंपल और आसान बन जाएगा। हम क्या करते हैं इसमें से √x कॉमन लेते हैं, √x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा √x माइनस 1, देखिए और dx, यहाँ भी dx है।
अब हमको ये दिखने में थोड़ा सिंपल लग रहा है, और सिंपल नहीं भी लग रहा है तो आप एक सिंपल सी दिमाग में रखिए कि हम लोग जब भी स्टैंडर्ड फॉर्म सीखते हैं तो कुछ इंटीग्रेशन और कुछ डिफरेंशिएशन को हम लोग बाय हार्ट होना चाहिए। जैसे कि रूट एक्स का अगर हम डेरिवेटिव लेंगे तो 1/2√x आएगा, तो ये चीज़ आपको दिमाग में रहना चाहिए। और जैसे ही अगर ये रहेगा तो आप देख लीजिए नीचे में रूट एक्स है, इसका मतलब इस टर्म को अगर कुछ सपोज करेंगे तो उसका डेरिवेटिव हमको मिल सकता है। और इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन में हम लोग यही चीज़ करते हैं, हम लोग ऐसे वेरिएबल को चूज करते हैं जिसका डेरिवेटिव ऑलरेडी एग्जिस्ट करता हो, उसी डेरिवेटिव के हेल्प से हम लोग इंटीग्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं और फिर उसको हम लोग वापस पिछले फॉर्म में लेके चले जाते हैं, इंस्पेक्शन इंटीग्रेशन बाय इंस्पेक्शन, कि हम सब्सटीट्यूट करने के बाद ऐसे फॉर्म में ऐसे कन्वर्ट करते हैं कि वो किसी न किसी स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, लेट y इज इक्वल टू √x-1, तो क्या हो जाएगा dy इज इक्वल टू 1/2√x dx, हमको चाहिए √dx/√x, तो 2 को इधर ले आते हैं तो 2 dy क्या हो जाएगा dx/√x, और dx/√x हमारे यहाँ अभी अवेलेबल है, और 1/√x-1 क्या है y है, और ये हो जाएगा 2dy, यहाँ पे 2 है तो 2 को हम लोग बाहर रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 log mod y प्लस सी, यानी कि 2, इसको साइड कर लेते हैं, log mod और y का वैल्यू क्या है √x-1 प्लस सी, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। अगेन फेयरली सिंपल, हम लोग क्या करेंगे, लेट y इज इक्वल टू x प्लस 4, तो dy क्या हो जाएगा dx, और यहां से हम लोग x अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा y-4। हम लोग क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेशन के फॉर्मेट में लिखते हैं और √x प्लस 4 dx, इसको लिखेंगे तो हो जाएगा, हम सबको रीअरेंज करते हैं, y-4 नीचे में √y dy। अब लोग सोचेंगे कि हम लोग इस x को इसमें क्यों कन्वर्ट करें, क्योंकि रूट अगर नीचे में है तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई करना थोड़ा मुश्किल है। एक रेशनलाइज ही प्रोसेस है जिसमें हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर सकते थे, लेकिन रेशनलाइज करने से फिर हमारा टर्म बढ़ जाएगा, उसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। लेकिन अगर हम नीचे में रूट सिंप्लीफाई हो गया, यानी कि मोनोमियल, ये बाइनोमियल था इससे ये मोनोमियल बन गया, तो अब हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, और यही एडवांटेज है सब्सटीट्यूशन का। तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा √y dy, और इसका इंटीग्रेशन हमको पता है -4 इंटीग्रेशन 1/√y dy, ये भी आसान है। इसको हम अगर कुछ अगर हमको नहीं पता हो, हम बेसिक्स पे ही चल ले, तो y का पावर 1/√2 -4 और 1/√y है तो इसको हम लोग y का पावर हाफ लिख सकते हैं। इसको चाहते तो हम y का पावर -हाफ भी लिख सकते थे। इसको अगर करेंगे तो y का पावर हाफ प्लस 1 और डिवाइडेड बाय हाफ प्लस 1 -4, और इसमें क्या हो जाएगा, ये नीचे है तो इसका पावर हो जाएगा -हाफ प्लस 1 और y का पावर -हाफ प्लस 1। इसको हम 1/y का पावर हाफ जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं y का पावर -हाफ, और इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो जो पावर रहेगा उसमें 1 ऐड हो जाएगा, और इसी तरीके से ये सिंप्लीफाई होगा। अगले पेज पे लेके चलते हैं इसको, तो y का पावर 3/2 और नीचे में 3/2 जो है वो हो जाएगा 2/3, और इसके बाद -4 है तो हम लिखेंगे -4 और -हाफ और +1 दोनों मिलके क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, और हाफ जब रेसिप्रोकल होगा उसका तो यहाँ पे आ जाएगा 2, और y का पावर -हाफ +1 यानी +हाफ, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग हाफ, और ये +c। अब इसमें से हम लोग क्या करते हैं, √y को कॉमन ले लेते हैं, जैसे 2/3 y -8 √y प्लस सी, इसमें से हम लोग क्या करते हैं, √y को कॉमन लेते हैं। √y को कॉमन लेंगे तो 2y/3 -8 प्लस सी, इसको लिखेंगे √y, और ये हो जाएगा 2y और ये 24 और होल अपॉन 3 प्लस सी,
इसमें से क्या आ जाएगा 2/3 कॉमन आएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा y माइनस 12 प्लस सी। अब हमको पता है कि y है x प्लस 4, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 हम सपोज करे हैं, मतलब सब्सटीट्यूट करे थे, तो उस वैल्यू को हम वापस प्लग इन करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस 4 और यहाँ पे क्या आ जाएगा x प्लस 4 माइनस 12 प्लस सी, ये हो जाएगा 2/3 और अंडर रूट एक्स प्लस 4 और ब्रैकेट में x माइनस 8 प्लस सी। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, अब इसको देखते हैं। तो ये दिखने में थोड़ा सा बल्कि लगता है लेकिन हम इसको आराम से हैंडल करेंगे और ये इजीली सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो पहले इसको हम इंटीग्रेशन के फॉर्मेट में लिख लेते हैं x³ माइनस 1 और इसका पावर 1/3 और यहाँ पे x5 dx। हम लोग क्या करेंगे, लेट y इज इक्वल टू 1/3 पावर है तो ये टर्म अगर सिंप्लीफाई होता है तो मेरा सारा टर्म सिंप्लीफाई हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x³ माइनस 1, तो dy क्या हो जाएगा 3x² dx। अब x² तो हमको कहीं नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर थोड़ा हम दिमाग लगाएं, यहाँ पे x³ को अगर हम -1 इज इक्वल टू y है तो x³ क्या हो जाएगा y प्लस 1। इसको हम क्या करते हैं x³ माइनस 1 का पावर 1/3 और यहाँ पे x³ और फिर x² dx। अब x² dx दिखने लगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे 1/3, चाहे इसको अलग करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इसको अलग करने की जरूरत नहीं है, हम इसको यहीं पे कर देंगे 1/3 dy, तो ये हो जाएगा x² dx। ये टर्म हमको बहुत काम आ जाएगा। इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1/3 बाहर ले लेंगे, ये टर्म क्या है अंदर में y, इसका पावर 1/3 और ये x³ क्या है, x³ है y प्लस 1 यानी कि y प्लस 1 और ये हो जाएगा dy। अब हमारा प्रॉब्लम एकदम सिंपल हो गया, इसको हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं 1/3 और y dy प्लस 1/3 और ये हो जाएगा y का पावर 1/3 dy। इसको अगर हम सॉल्व करें तो 1/3 और y का पावर क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/3, ये क्या हो जाएगा y का पावर 1 प्लस 1/3 यानी कि 4/3, तो y का पावर 4/3 dy प्लस 1/3 और y का पावर 1/3 dy। तो ये क्या हो जाएगा 1/3 और y का पावर 4/3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4/3 प्लस 1 प्लस 1/3 और ये हो जाएगा y का पावर 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1 और डिवाइडेड बाई 1/3 प्लस 1 प्लस सी। इसको अगले पेज पे लेके चलते हैं तो क्या हो जाएगा 1/3 और नीचे में क्या आ जाएगा 3/7। एक बार चेक कर लेते हैं, ये 4/3 प्लस 1 तो 7/3 और ये जब रेसिप्रोकल होगा तो 3 ऊपर और 7 नीचे और y का पावर 7/3 प्लस 1/3 फिर से और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/3 प्लस 1 यानी कि 4/3 और इसका रेसिप्रोकल होगा तो 3/4। तो हम लोग लिखेंगे 3/4 और y का पावर 4/3 प्लस सी। ये 3 से 3 कट गया, ये 3 से ये 3 कट गया, तो क्या आ जाएगा 1/7 y का पावर 7/3 प्लस 1/4 y का पावर 4/3 प्लस 1। अब हम y क्या है वो देख लेते हैं, y है x³ माइनस 1, तो हम लोग क्या करेंगे 1/7 x³ माइनस 1 इसका पावर 7/3 प्लस 1/4 और x³ माइनस 1 और इसका पावर 4/3 प्लस सी। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। इसको भी हम लोग इंटीग्रेशन के फॉर्मेट में लिख देते हैं x² और नीचे में क्या आ जाएगा 2 प्लस 3x³ और इसका पावर 3। अगेन अब ये टर्म मेरा बड़ा टर्म है, हम कोशिश करेंगे डिनोमिनेटर में मोनोमियल हो ज़्यादा से ज़्यादा। मोनोमियल होने से ऊपर वाले टर्म में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, या बहुत सारा उपाय है।
नीचे में हम लोग कोशिश करेंगे जो भी बाइनोमियल या उस मल्टीनोमियल हो उसको हम लोग मोनोमियल सिंगल पावर के टर्म में कन्वर्ट करें। यानी अगर दो टर्म है तो उसको सिंगल में कन्वर्ट कर दें। और उसका सबसे आसान उपाय क्या है? सब्सटीट्यूट करना। y इज इक्वल टू 2 प्लस 3x क्यूब। तो क्या हो जाएगा? dy इज इक्वल टू, ये 0 हो जाएगा, 3 और x क्यूब को लिखेंगे तो 3x² और dx, ये 9 हो गया। इसको हम लोग लिखेंगे 1/9 dy, यहाँ पे dx भी है, तो ये हो जाएगा x² dx। अब यहाँ देखते हैं तो x² dx पहले से है और ये टर्म पूरा y हो गया, तो देखिए कितना आसान है। y का पावर क्यूब dy, और ये 9 है, सॉरी ये 9 है, तो 1/9 बाहर चला गया। अब 1/9 इंटीग्रेशन y का पावर -3 प्लस सी, इसको करेंगे तो हो जाएगा 1/9 y का पावर -3 प्लस 1 और -3 प्लस 1 प्लस सी, तो हो जाएगा 1/9 और ये हो जाएगा y का पावर -2 और यहाँ -2 प्लस सी, इसको करेंगे तो -1/18 और ये हो जाएगा y² प्लस सी। y का वैल्यू क्या है? 2 प्लस 3x³ तो -1/18 -1/18 1/2 प्लस 3x³ और इसका स्क्वायर प्लस सी, ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। ये दिखने में प्रॉब्लम बहुत डरावना लगता है, लेकिन अगर थोड़ा सा कूल दिमाग से सोचे तो देखिए x ग्रेटर देन 0, ये log x ग्रेटर देन 0 के लिए ही फाइनाइट होता है, तो log x ग्रेटर देन 0 इसीलिए लिखा गया है। m के बारे में अभी हमको पता नहीं चला, लेकिन हम जब प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तब पता चल जाएगा कि m 1 क्यों नहीं हो सकता है। तो अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेट y इज इक्वल टू log x, तो dy क्या हो जाएगा? 1/x dx। अब अगर इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा? x log x का पावर m dx, dx अपॉन x dy है, तो हम इसको अगर लिखें तो ये हो जाएगा y टू दी पावर m dy। इसको लिखेंगे तो हो जाएगा y टू दी पावर -m dy, और x टू दी पावर m n का इंटीग्रेशन हम लोग बचपन से सीखे हैं, x टू दी पावर n+1 और डिवाइडेड बाई n+1। वही चीज़ यहाँ होगा, y टू दी पावर -m+1 और -m प्लस जो पावर है उसमें 1 ऐड होगा, और उसी चीज़ से जो पावर है +1 ऐड होकर डिवाइड होगा, ये प्लस सी। इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 m और y टू दी पावर 1 m। अब देखिए m अगर 1 होता तो ये टर्म जो है 0 हो जाता, तो पूरा रिजल्ट इनफाइनाइट हो जाता। तो इसी कारण से यहाँ पे m को 1 बता दिया पहले कि m 1 नहीं है। ठीक है, अब इसमें हम लोग y का वैल्यू प्लग इन करते हैं, तो ये हो जाएगा 1/1 m, और y के जगह पे क्या है? log x है, तो log x और इसका पावर 1 - m प्लस सी, तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। ये प्रॉब्लम फेयरली सिंपल है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, लेट y इज इक्वल टू 9 - 4x², तो dy क्या हो जाएगा? ये तो 0 हो जाएगा, -4 2x dx, तो ये हो जाएगा -8x dx। इसको अगर इंटीग्रेशन के फॉर्मेट में रखें तो x 9 - 4x² dx, ये x पहले से है और यहाँ dx आ गया, तो अगर हम लोग इसको लिखेंगे x dx अगर हमको चाहिए तो हम लिखेंगे -1/8 dy इज इक्वल टू x dx, ये हो गया 1/y dy, और यहाँ पे -1/8, तो -1/8 और ये हो जाएगा log mod y, इरेस्पेक्टिव कि y पॉजिटिव है कि नेगेटिव। पॉजिटिव होगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर नेगेटिव होगा तो मॉड नहीं रहने से प्रॉब्लम होगा, तो हम लोग आदत डाल लेंगे, और अगर पॉजिटिव क्वांटिटी में भी अगर हम मॉड लगा रहे हैं तो वो गलत नहीं माना जाएगा, तो इसीलिए हम आदत डालेंगे मॉड लिखने का। हम लोग को ये कोई टीचर मुंह खोल के नहीं बताएगा कि आप मॉड डालिए यहाँ पे, लेकिन हम लोग इसके भुक्तभोगी हैं, इसीलिए आपको करना चाहिए ऐसा। ठीक है, प्लस सी, इसको
तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। ये बहुत ही सिंपल है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, e टू दी पावर 2x प्लस 3 और dx। सबसे पहले तो इसको लिख सकते हैं e टू दी पावर 2x और e टू दी पावर 3 dx। ये क्या है, कांस्टेंट है। e का पावर 3 जो है सिंपली कांस्टेंट है, तो हम इसको बाहर ले लेंगे, e टू दी पावर 2x dx। अब चाहे तो हम इसको सब्स्टिट्यूट कर भी सकते हैं, चाहे तो ना करें, लेकिन चूंकि हम लोग सब्स्टिट्यूशन सीख ही रहे हैं तो कोई बुराई नहीं है। 2y लेंगे, dy हो जाएगा 2dx, इसको हाफ इधर ले लेंगे, हाफ dy इज इक्वल टू dx। अगर इसको लिखेंगे तो हो जाएगा e टू दी पावर y dy, और हाफ इसमें से बाहर आ गया, e टू दी पावर 3/2, और इधर आ जाएगा e टू दी पावर y dy। इस e टू दी पावर x dx का इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन सेम होता है, तो ये एक लौता ऐसा फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन सेम होता है। तो इसको हम लोग लिख देंगे e टू दी पावर 3/2 और e टू दी पावर y प्लस सी। इसको लिख देंगे e टू दी पावर y प्लस 3/2 प्लस सी। इसको लिख देंगे 1/2, और e टू दी पावर y का मतलब हो गया 2x प्लस 3 प्लस सी। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। इसको हम लोग चाहते तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे ये, लेकिन चूंकि एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे हैं और पहली बार कर रहे हैं तो हम लोग नहीं लिखेंगे, और हम लोग आदत डालेंगे। और जब आपको लिखने का आदत हो जाएगा तो आप बहुत तेज़ी से इसको लिख सकते हैं, और जब आपका बहुत अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा तो कुछ स्टेप स्किप कर सकते हैं। लेकिन सीखने के टाइम में पहली बार अगर कर रहे हैं, एक भी स्टेप स्किप मत कीजिए। हम जो इतना करें हैं, हम चाहेंगे तो मतलब मैक्सिमम प्रॉब्लम जो है वो बहुत इजीली बन सकता है, लेकिन हाँ उसके अंडरलाइंग स्टेप्स है वो हमको पता है और वही हम बता रहे हैं। तो आप पहली बार अगर करेंगे तो उसको स्किप नहीं करेंगे। इसको देख लेते हैं। हम लोग क्या करेंगे, लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पे e का पावर एक्स स्क्वायर है, तो हम इसको लेंगे। dy क्या हो जाएगा 2x dx, इसमें से हाफ dy इज इक्वल टू एक्स dx। इसको अगर इंटीग्रेशन लिखें x और e टू दी पावर एक्स स्क्वायर dx, तो ये क्या हो जाएगा, इसको अगर हम रिराइट करें तो ये हो जाएगा 1/2 x dx से dy 1/e टू दी पावर y। इसको लिखेंगे तो 1/2 इंटीग्रेशन e टू दी पावर माइनस वाई डी वाई, और e टू दी पावर माइनस वाई जो है e टू दी पावर माइनस वाई और डिवाइडेड बाई -1, y का जो मल्टीप्लायर होगा उससे डिवाइड हो जाएगा प्लस सी। तो ये हो जाएगा -12 और e टू दी पावर माइनस वाई प्लस सी, या इसको लिख सकते हैं -1/2 e टू दी पावर y प्लस सी -1/2, और e और y का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। ये तो दिख रहा है दूर से ही कि हमको इसमें y क्या सपोज करना है। लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स x। अगर आपको सारे डेरिवेटिव पता है तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन में, हम अभी से पहले भी एक बार बोले हैं, अभी फिर से बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन में हम ऐसा वेरिएबल चूज करते हैं जिस वेरिएबल का हमारा डेरिवेटिव अवेलेबल हो। तो अगर y इज इक्वल टू टेन एक्स, अगर tan इनवर्स x अगर हम चूज करेंगे तो dy इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और इधर dx, और इसको अगर हम इंटीग्रेशन के फॉर्मेट में लिखें तो tan इनवर्स x और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो dx और 1 प्लस एक्स स्क्वायर अवेलेबल है, इसको हम लिखेंगे तो हो जाएगा e टू दी पावर y dy, जो कि e टू दी पावर y प्लस सी है, जिससे कि हम लिख सकते हैं e टू दी पावर tan इनवर्स x प्लस सी। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। ये प्रॉब्लम अच्छा प्रॉब्लम है। अच्छा इस सेंस में, अच्छा प्रॉब्लम ऐसा नहीं कि जो बने ही नहीं वो प्रॉब्लम अच्छा होता है। अच्छा प्रॉब्लम वो होता है जिसमें दिमाग ज़्यादा लगे और पेन कम चले। तो इस प्रॉब्लम में अगर आप इसको लीनियर तरीके से इसको सिंपली सॉल्व करते रह जाइए करिएगा तो बहुत टाइम लगेगा और बहुत मुश्किल से आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। लेकिन थोड़ा सा अगर हम दिमाग को चलाएं, क्योंकि सब प्रॉब्लम सब्स्टिट्यूशन का है, इसका मतलब कि हम इसमें कुछ ऐसा वेरिएबल को चूज कर सकते हैं जिसका डेरिवेटिव पहले से अवेलेबल हो। ऐसे तो अगर हम देखेंगे तो e टू दी पावर 2x का अगर चूज करते हैं तो इसका डेरिवेटिव e टू दी पावर 2x होगा सिर्फ, लेकिन ये यहाँ पे -1 भी है।
लेकिन अगर इस प्रॉब्लम को हम अपने, और ये कैसे डेवलप होगा, ये डेवलप होगा, आपको डेरिवेटिव सबका पता होना चाहिए। e टू दी पावर x का डेरिवेटिव होता है e टू दी पावर x, e टू दी पावर माइनस x का डेरिवेटिव होता है माइनस e टू दी पावर माइनस x। अगर इस दोनों को साथ में कर दें तो e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x, इसका हो जाएगा e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस x। इसका मतलब अगर हम ये टर्म हमको मिल जाए तो उसका डेरिवेटिव ये बन जाएगा। इस टर्म में हम क्या करते हैं, दोनों में ऊपर नीचे सेम क्वांटिटी से डिवाइड कर देते हैं, और ये करना हमको अलाउड है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें ऊपर नीचे e टू दी पावर x से अगर डिवाइड करेंगे तो ये 2x घट के x बन जाएगा और 1 के जगह माइनस x आ जाएगा, और ये 2x जो है वो भी 1 बन जाएगा, और प्लस e टू दी पावर माइनस x dx। अब जैसे ही ये करें, हम अभी यहाँ देख रहे हैं ये y अगर लेंगे तो dy ये हो जाएगा। तो हम लोग करेंगे लेट y इज इक्वल टू e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x। तो dy क्या हो जाएगा, e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस x dx। इसी dx को हम इधर कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन y dy log mod y प्लस c log mod e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x प्लस c। ये हो गया आंसर। आप अगर इसका आंसर देखिएगा तो अगेन e टू दी पावर x और प्लस e टू दी पावर माइनस x पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी अगर मिलेगा तो पॉजिटिव ही रहेगा, और इस कारण से इसमें आपको मॉड नहीं दिखेगा, लेकिन आप मॉड डालिए, गलत नहीं होगा वो। ठीक है, चलिए अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। ये प्रॉब्लम तो खुद ही अपने आप सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। हाँ, अंतर ये है कि यहाँ पे 2x दिया गया है, तो हम क्या करते हैं, लेट y इज इक्वल टू 2x ले लेते हैं। तो dy क्या हो जाएगा, 2dx हो जाएगा, तो हाफ dy क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब इसको अगर हम लिखते हैं, इसको इंटीग्रेशन के फॉर्मेट में पहले लिख लेते हैं, e टू दी पावर 2x माइनस e टू दी पावर 2x और e टू दी पावर 2x प्लस e टू दी पावर माइनस 2x dx। इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा हाफ e टू दी पावर y माइनस e टू दी पावर माइनस y और e टू दी पावर y प्लस e टू दी पावर माइनस y और ये dy। अब ये प्रॉब्लम है सिर्फ हाफ इसमें मल्टीप्लाइड है, बाकी ये पिछले वाले प्रॉब्लम का ट्रू कॉपी है। यहाँ पे e टू दी पावर, यहाँ पे x लिखा हुआ है और वहाँ पे y है बस। तो अगर हम यहाँ पे सपोज करें लेट z इज इक्वल टू e टू दी पावर y प्लस e टू दी पावर माइनस y, तो dz क्या हो जाएगा, e टू दी पावर y माइनस e टू दी पावर माइनस y और dy। इसको अगर हम रहने दें हाफ तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन z और dz। तो ये हो जाएगा हाफ और लॉग मॉड z प्लस c। z क्या है, हाफ लॉग मॉड e टू दी पावर y प्लस e टू दी पावर माइनस y प्लस c। ये z है हमारा, और z फिर से हम ये y में आया, हमारा रिजल्ट x में होना चाहिए, x से, तो y इज इक्वल टू क्या है 2x है। तो हम लिख लेंगे हाफ लॉग मॉड e टू दी पावर 2x प्लस e टू दी पावर माइनस 2x प्लस c। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के यानी इस एक्सरसाइज 7.2 के रिमेनिंग प्रॉब्लम का डिस्कशन करेंगे, तो बने रहिए। थैंक यू।